हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर व अन्य परीक्षाओं में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत का सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर ये एक जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता थे। ये थे जलवायुवेता तथा भूशास्त्रवेता। वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किया। तो सबसे पहले तो ये जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इसका विवेचन 1915 तथा 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना संकल्पना यानी कि डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। सबसे पहले उसका ध्यान गया, क्योंकि वो जलवायु वैज्ञानिक था, तो उसने जलवायु संबंधी परिवर्तन की ओर अपना ध्यान दिया। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान की जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले, यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण शुष्क और कभी उष्णाद्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। पहली बात क्लियर? यानी कि यदि स्थलभाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि स्थल भागों में ही परिवर्तन हुआ है। यदि दूसरा पॉइंट, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया। तो अब इसका जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो स्थल भाग हैं उनके अंदर प्रवाह या स्थानांतरण हुआ। जलवायु में स्थानांतरण नहीं हुआ, इन जलवायु कटिबंध स्थिर हैं, लेकिन जो स्थल भाग हैं उनके अंदर स्थानांतरण हुआ। तो इसके सिद्धांत का उद्देश्य समझ में आ गया। अब उसके बाद में सिद्धांत का जो रूप क्या था, वैगनर ने जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र के प्रमाण, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। यानी कि अब इसने अपने सिद्धांत की शुरुआत कार्बोनिफेरस
युग से शुरू किया। इसने ये कहा कि कार्बनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में थे, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि पूरे के पूरे स्थल भाग थे वो जुड़े हुए थे। इस छोटे छोटे आंतरिक ये संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण इसने क्या कहा? पैंजिया। पैंजिया कहा। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। इसमें पैंजिया जो स्थल भाग था, स्थल भाग पैंजिया, इसके ऊपर छोटे छोटे सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण पैंथालासा। ये जैसे इसके चारों तरफ जो सागरीय भाग था, इसको इसने क्या कहा? ये जो जल वाला भाग है, ये जल वाला है, ये स्थल भाग है। जल वाले भाग को इसने कहा पैंथालासा। पैंजिया का उत्तरी भाग, पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया। ये जो उत्तरी भाग, इसको दो भागों में विभाजित कर दो। ये ऊपर का लारेशिया, और जिसके अंदर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये जो दक्षिण वाला भाग है ये गोंडवाना लैंड। जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल थे। तो कार्बनिफेरस सैरा युग के अंदर पैंजिया एक स्थल रूप में एक स्थल भाग था, पूरा स्थल भाग मिला हुआ था, जो कि पैंजिया के नाम से जाना जाता है, और इसके चारों तरफ जो जल वाला क्षेत्र था उसको पैंथालासा कहा। जो पैंजिया था वो दो भागों में विभाजित, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को लारेशिया कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। पैंजिया की अब 3 परतें थी। पैंजिया के 3 परतें थी। पैंजिया के जो 3 परतें थी, 3 परत थी। पहली परत सियाल, देखो इसमें लिखा है ऊपरी, सबसे ऊपरी परत का नाम है सियाल। ये बहुत याद करने की चीजें हैं। दूसरी परत सीमा, और तीसरी परत नीफे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी मैंने बताया था कि सियाल, सीमा, नीफे 3 परतों के बारे में। पहली परत जो सियाल थी जिसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे के अंदर निकल और लोहा या नीफे और फेरस, निकल और फेरस। अब इसमें इसने क्या कहा? 3 परत, मध्यवर्ती सीमा और केंद्रीय भाग में नीफे। सियाल यानी कि जो महाद्वीपीय भाग था, महाद्वीप जो है वो सियाल के बने हुए थे, जो कि बिना किसी रुकावट के सीमा के ऊपर तैर रहा था। अब ये जो इसने बात कही है, सियाल जो है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा था इसके ऊपर। कार्बनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव
अफ्रीका के में वर्तमान में जो डरबन के पास में था, दक्षिणी ध्रुव लगभग डरबन के पास था। ये जो अफ्रीका था, ये जो अफ्रीका में डरबन यहाँ था, ये डरबन के पास में डरबन दक्षिणी ध्रुव यहाँ था। वैगनर ने सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। इसका जो प्रारंभ है वो कार्बनिफेरस युग से हुआ है। अब इसमें ध्यान देने की बातें हैं कि कार्बनिफेरस युग से पहले की स्थिति के बारे में वैगनर ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। ये इसके क्रिटिसिज्म या आलोचना में आगे करेंगे। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागर और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप हुआ। लारेशिया और गोंडवाना लैंड जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, और ये बीच का जो भाग है इसके अंदर ये सागर हो गए, लारेशिया, और गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, और बीच में ये तैतीस सागर आ गया। अब इसके सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए गए हैं उन पे जरा ध्यान दें। भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पति के वितरण के आधार पर वैगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वैगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। जिस प्रकार से अगर सेब के अंदर से एक टुकड़ा काटा और उसको फिट कर दें, जिसको कि जिगसॉ फिट बोलते हैं, उस आधार उसके हिसाब से इनके तट आपस में एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का यूरोप और अफ्रीका के साथ में इसी प्रकार से जिगसॉ फिट की तरह से मिलाया जा सकता है। पहला पॉइंट, इसके पक्ष में प्रमाण। वैगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। भौगोलिक एकरूपता यानी कि उनकी जो शेप है वो इस प्रकार से है, जैसे एक हिस्सा बाहर है तो दूसरा अंदर की तरफ है, एक हिस्सा अंदर है तो दूसरा बाहर है। ऐसे लगता है जैसे कि अपन इनको आपस में अगर जोड़ें तो जुड़ जाएं। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। ये इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट, यानी कि उत्तरी अमेरिका के साथ में यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसके साथ में यूरोप का पश्चिमी तट, और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसके साथ में अफ्रीका का पश्चिमी तट आपस में मिलाए जा सकते हैं। आप एटलस में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, इनको आपस में ऐसे देखो, ये मिलाने की, ये इसकी बाउंड्री और ये, जैसे ये बाउंड्री इसकी है तो इसी प्रकार से इसकी ये वाली बाउंड्री है, और ये आपस में मिलाए जा सकते हैं। और इनकी वनस्पतियां भी दोनों की, इस तट की वनस्पति और इस तट की वनस्पति समान पाई जाती है। जीवावशेष भी समान, अभी आगे देखेंगे।
भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। कैलिडोनियन और हर्सिनियन युग के जो पर्वत हैं उनमें समानता पाई जाती है। यदि दोनों तटों की को भूवैज्ञानिक संरचना पर विचार किया जाए तो पुनः इनमें एक रूपता या साम्यता दिखाई देती है। ड्यूट्राइट ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट का गहन अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त एकरूपता है। इनके अनुसार दोनों तट पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते, बल्कि 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। ये तो इसका क्रिटिसिज्म है। इसको तो हमें तो यही कहना है, इसके पक्ष में प्रमाण देना है कि इन दोनों को मिलाया जा सकता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, आंध्र महासागर के दोनों तट, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। आंध्र महासागर के दोनों तट पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। पांचवा है, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका है, उसके उत्तर में है, नॉर्थ वेस्ट में, और वो 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। वर्ष 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। चौथा पॉइंट, स्कैंडिनेविया जो कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग जो जंतु हैं, लेमिंग नामक छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते थे, पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वो सागर में डूब जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में या पास्ट में ये जो स्थल भाग है ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। ग्लोसोप्ट्रिस वनस्पति जो कि फर्न वगैरह जो होते हैं का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। अब इसमें प्रवाह संबंधी बल के बारे में अपन करेंगे। इसमें मतलब इसके प्रवाह किस कारण से हुआ ये देखेंगे। वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुए, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह था वो था, और दूसरा पश्चिम की ओर एक प्रवाह था पश्चिम की ओर। ये दो प्रवाह दो प्रकारों से, भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह ये जो था गुरुत्वाकर्षण बल या प्लवनशीलता के बल के कारण, गुरुत्व बल या लॉ ऑफ फोर्स ऑफ बायनेंसी या प्लवनशीलता के बल के कारण ये मूवमेंट हुआ उत्तर की ओर, और पश्चिम की ओर का जो प्रवाह था वो टाइडल फोर्स के द्वारा हुआ। आगे देखते हैं, गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप
सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व वाला है, जैसा पहले बताया कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, तो अधिक कम घनत्व वाला अधिक घनत्व पे तैर सकता है। अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, वैगनर ने ये शुरू में कहा। इस बात को जरा ध्यान से नोट करना। दूसरा पॉइंट जो है, महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, मैंने बताया ना, या टाइडल फोर्स के कारण वेस्टवर्ड मूवमेंट, वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है टाइडल फोर्स की वजह से है, जो कि टाइडल फोर्स क्या है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार बाटा आता है जैसे समुद्र में, वो वाला फोर्स। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम करती है, इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ये इसने इसका बताया स्पष्टीकरण। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। अब इनका वास्तविक प्रवाह, महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है, जैसा मैंने शुरू में बताया। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण, जो कि उत्तर की ओर प्रवाह हुआ, उसकी वजह से पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया, और बीच में तैतीस सागर के रूप में बदल गया। ये मैंने जो तुम्हें अभी बताया था, इस प्रकार से पहले तो लारेशिया और गोंडवाना थे। उत्तरी भाग लारेशिया था, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। ये मैंने बताया था। और इधर पैंथालासा था चारों तरफ पानी का। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें विभाजन हुआ। प्लवनशीलता के बल की वजह से उत्तरी भाग जो है, ये जो टूट के भाग ऊपर की तरफ चला गया, और इसमें दो विभाजन हो गए। उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना, और बीच में तैतीस सागर बन गया। तैतीस सागर का निर्माण हुआ। इसे तैतीस का खुलना या ओपनिंग ऑफ तैतीस कहा जाता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ऑफ तैतीस यानी कि लारेशिया का जो है उत्तर की ओर प्रवाह प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, और उसकी वजह से बीच के भाग टूट के और उसके अंदर पानी भर गया, और पानी उसको तैतीस सागर का कहा। इसे ओपनिंग ऑफ तैतीस कहा जाता है। आगे देखिए, जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण जो गोंडवाना लैंड था, इसका विभाजन हुआ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये गोंडवाना लैंड का, इसका किसकी वजह से, वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से, और ये टाइडल फोर्स की वजह से विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। मतलब प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका ये टूटकर और अलग से प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका
ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई। करेक्ट। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इसका उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ तो ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह से टूटा, बीच में हिंद महासागर का निर्माण होगा। दोनों अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। ये जब ये अमेरिका का ये जो भाग है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका जो है, ये यहाँ से जब यूरोप से टूट के और ये इधर गए तो बीच में ये जो है अटलांटिक कटक या एस अक्षर के रूप में जो हुआ, ये अभी मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। ये आंध्र महासागर हो गया। का निर्माण हुआ तथा आंध्र महासागर का एस अक्षर का रूप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण संभव हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। मिड अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, या मिड ओशनिक, मिड अटलांटिक, यहाँ लिख देता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, मिड अटलांटिक रिज का, मिड अटलांटिक रिज का, जो कि एस अक्षर के समान है, उसका निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव, देखिए आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। क्लियर। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसिन युग तक पूर्ण हो गया। मतलब ये कार्बोनिफेरस से युग शुरू हुआ और प्लायोसिन तक ये चला। दोनों ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। सिल्यूरियन युग में, देखिए ये 3 युग थे। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में तथा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी सिल्यूरियन युग में। उसके बाद टर्शरी युग आया, उसमें वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय श्रेणी से होकर गुजरती थी। तो ऐसे धीरे धीरे भूमध्य रेखा की भी पोजीशन बदलती गई। अब इसमें वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आधार पर पर्वतों का निर्माण, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वैगनर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी समझाने का प्रयास किया है। जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए। क्या कहा वैगनर ने? तो पहले ये कहा कि सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। अब इसने दूसरा विरोधाभासी बात क्या कही कि सीमा पर रुकावट आने के कारण और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए। ये जो पश्चिमी किनारे जो हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ रॉकीज पर्वत है और इधर एंडीज पर्वत है। ये किनारे जो हैं उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और ये एंडीज, ये
किनारे वलित हो गए दूर टकराने से और ये पर्वतों का निर्माण हो गया, जिस कारण रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया यूरोप का भाग, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा दूसरे की ओर से सरकने के कारण टैथिस भूसन्नति मोड में बदल गए, जिस कारण टर्शरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई, अल्पाइन आल्प्स पर्वत वगैरह की रचना हुई। यहाँ पर वैगनर ने परस्पर विरोधी बातें बताई हैं। प्रारंभ में तो सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, परंतु बाद में उसने क्या कहा कि रुकावट आ गई और रुकावट आने से रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि दोनों विरोधाभासी बातें हैं। समुद्र द्वीपीय चाप या आइलैंड आर्क्स कैसे बने, जो आइलैंड्स हैं, समुद्र द्वीपीय चाप तथा तोरण, तोरण को फेस्टून्स बोलते हैं, समुद्र द्वीपीय चाप तथा तोरण की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में स्थिरता का होना बताया गया है। महाद्वीपों की प्रवाह की गति में स्थिरता यानी कि रुकावट के कारण जब एशिया का स्थलीय भाग, एशिया का भाग देखिए ध्यान दें, स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया, जिससे सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गए तथा पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज का निर्माण हुआ। तो ये इसने अपने थ्योरी का स्पष्टीकरण दिया। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ था, जिस कारण दक्षिण गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलपिंड एक स्थल भाग के रूप में थे। दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस तरह दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य में था। जब हिम चादर का फैलाव हुआ तो दक्षिणी ध्रुव के उक्त स्थानों पर हिमावरण छा गया। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गए। इस तरह ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का विवरण भी उक्त क्षेत्रों में हुआ माना जाता है। तो ये कार्बोनिफेरस में हिमानीकरण का प्रभाव इसने बताया। वैगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन अब अपन करें कि इसने क्या कहा। वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था, क्योंकि वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। परंतु ज्यों-ज्यों समस्याएं आगे आती गई, सिद्धांत बढ़ता गया। फलस्वरूप वैगनर अधिक लोभ में पड़ गए और बीच में कई गलतियां कर बैठे, यहाँ तक कि कई परस्पर विरोधी बातें भी कह गए। वैगनर के सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। पहला तो उसने यही कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। उसके बाद में उसने ये कह दिया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रवाह में रुकावट आई, रुकावट आने से और एंडीज और रॉकीज पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि विरोधाभासी है। तो पहला पॉइंट तो इसका यही हो गया। जो कि इसने ये भी कहा कि चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल 9000 करोड़ गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये इसका विरोधाभासी है, ज्वारीय बल इतना पावरफुल नहीं था। दूसरा, वैगनर ने कई विरोधाभासी बातें बताई। प्रारंभ में तो कहा कि सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। बाद में बताया कि सीमा
से सियाल पर रुकावट आई, और यदि इसे मान भी लें तो यदि सियाल में से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। चौथा पॉइंट, वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा गति पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। उसने ये नहीं बताने का प्रयास किया कि कार्बनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल की वजह से स्थिर था। ये उसने ये बताने का प्रयास नहीं किया। तो इसके जो क्रिटिसिज्म है, ये सिद्धांत का मूल्यांकन क्रिटिसिज्म है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से ये वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसमें डायग्राम जहाँ भी ज़रूरत पड़े डायग्राम ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपका क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।